हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट इज व्हाट गेट्स यू गोइंग। यानी कि आप मोटिवेशन की वजह से अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। एक मोटिवेशन अगर आपके पास हो तो आपको ये ज़रूर लग सकता है कि अरे वाह, मैंने ये करना है, हाँ ये कर सकता है तो फलाना बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके का मोटिवेशन आप अक्सर देखते होंगे कि आपको आता है। बट जो भी चीज़ आपने शुरुआत करी है, सपोज करो किसी ने वेट लॉस जर्नी से शुरुआत करी है, तो उस वेट लॉस जर्नी पे चलने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मोटिवेशन के साथ साथ हैबिट बिल्डअप करना ज़रूरी है। जो मैक्सिमम वेट लॉस जर्नीज आप देखते हैं या फिर जो मैक्सिमम लोग जिन्होंने कोई यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल क्वालिफाई किया है, उनका आप अगर कुछ एक ऑब्जर्व करेंगे ना कि क्या एक कॉमन फैक्टर है जो सब में है, वो एक कॉमन फैक्टर है हैबिट कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि वो निरंतर, उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ ली जिसको उन्होंने निरंतर रोज हर दिन बिना थके बिना रुके प्रयास किया और वो जो चीज उन्होंने पकड़ी वो उनके हैबिट का एक हिस्सा बन गई, उनके डेली रूटीन का एक पार्ट बन गई। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही एक हैबिट डेवलप करनी है, अच्छी हैबिट, बैड हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं पर अच्छी हैबिट डेवलप करनी है। जैसे कि आपने डेली की एक हैबिट डेवलप कर ली कि आप हर दिन जो ये एडिटोरियल है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और 3 बार, कम से कम 3 बार इसकी वोकैब को आप पढ़ते हैं। ठीक है, 2 बार देख के, तीसरी बार बिना देखे या 5 बार आप पढ़ते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, आप दिन में 5 बार 3 बार इसको जरूर पढ़ते हैं और फिर अगले दिन की वो कैब डाउनलोड करने से पहले पिछले दिन की वो कैब एक बार दोहराते हैं और फिर अगले दिन की वो कैब आप पढ़ते हैं। तो ये आपने एक हैबिट बिल्डअप कर ली। इससे क्या होगा, डेफिनेटली आपकी वो कैब अच्छी होगी, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, फिर जहां पे अभी बच्चे कुछ अटक रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स में अटक रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में अटक रहे हैं, क्लॉज टेस्ट में अटक रहे हैं। क्लॉज टेस्ट क्या है? क्लॉज टेस्ट बेसिकली, क्योंकि पहले होता था डिफरेंट कि चलो एक ऑप्शन वर्ब है, एक ऑप्शन एडवर्ब है, एक ऑप्शन एडजेक्टिव है, ठीक है, या एक ऑप्शन नाउन है, तो आप समझ पाते थे कि अच्छा स्टेटमेंट में यहाँ पे नाउन मिसिंग है तो नाउन आएगा। ठीक है, तो आप पुट कर देते। लेकिन अब अगर स्टेटमेंट में नाउन मिसिंग है तो उन्होंने चारों ऑप्शन ही आपको नाउन दे दिए, कंफ्यूज कर दिया आपको। तो आपको इन नाउन में से जो मोस्ट सूटेबल यहाँ पे इस आंसर में फिट बैठ रहा है आपको वो चूज करना है। वो कैसे पता करोगे आप? जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तभी आप पता कर पाओगे ना कि भाई यहाँ पे कौन सा नाउन फिट बैठेगा। अगर आपको उन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता, जो 4 नाउन दिए हैं उनका मतलब ही नहीं पता, 4 एडजेक्टिव दिए हैं आपको उनका मतलब ही नहीं पता, तो आप क्या फिट करोगे वहां पे? ठीक है, तो आपको डेली की हैबिट बनानी है, कुछ भी हो सकती है। आप चाहे वोकैबुलरी का मैंने एक उदाहरण दिया है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है, कुछ भी आप अपनी हैबिट बना लो। और हैबिट जो है उसको करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा है। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, उसके लिए कोई मोटिवेशन चाहिए कि कोई संदीप माहेश्वरी मोटिवेट करे कि अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आप ये खो देंगे, आप ब्रश करेंगे तो आप इतने कामयाब। कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, है ना। सुबह उठते हो, जो और डेली रूटीन है, ब्रेकफास्ट करते हो, उसके लिए कोई मोटिवेशन तो नहीं चाहिए। वो क्योंकि आपकी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है, आपकी हैबिट का एक पार्ट बन चुका है। सेम पढ़ाई को अपना हैबिट बना लो, कहीं मार नहीं खाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The center must address grievances of farmers through talks. Grievances क्या होता है? शिकायतें, complaints। तो केंद्र सरकार को किसानों की जो भी शिकायतें हैं उनको निपटना चाहिए, उनको सुलझाना चाहिए बातचीत के जरिए। आपको पता है दिल्ली में इस वक्त फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली खैर पहुंचे नहीं है, सिंधु बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया है, बट वो दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सेम प्रोटेस्ट 2 साल पहले ऐसा ही एक घटनाक्रम हम देख चुके हैं। और कितने दिनों तक वो किसान कोविड के दौरान में, कोविड भी था उस टाइम पे, भरी ठंड में वो लोग वहां पे बैठे रहे थे। फिर बाद में उसको बहुत सारी चीजों के साथ में जोड़ दिया गया, उसके अंदर खालिस्तान भी आ गया, उसके अंदर एंटी इंडिया एक्टिविस्ट भी आ गए, तो बहुत सारी चीजें हुई। बट जो किसानों के मुद्दे थे, जेन्युइन उनके कंसर्न्स थे, वो तो थे और वो अभी भी यहाँ पर हैं। तो वो बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, उन पे बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को।
फार्मर्स फ्रॉम पंजाब इन देयर थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में, ठीक है, किसान पंजाब से हैव असेंबल्ड एट 3 पॉइंट्स अलोंग द बॉर्डर विद हरियाणा। 3 हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर्स पे 3 जगहों पे वो असेंबल हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, एकत्रित हो चुके हैं। Where they have been stopped from marching to Delhi, जहां पे उनको रोक दिया गया है ताकि वो मार्चिंग यानी कि कूच करना, आगे बढ़ना, दिल्ली की तरफ प्रस्थान ना कर सके। The protesters are demanding legally guaranteed MSP for crops। तो अब ये जो किसान हैं जो इस वक्त में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, ये क्या डिमांड कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमें कानूनी तौर पे गारंटी मिले MSP की हमारी फसलों के लिए। अब आप बोलेंगे कि MSP तो उनको मिलता है, बट जो MSP मिलता है उसके ऊपर उनको जो जितनी उनकी लागत है, जितना उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, बीज है, उसकी लागत उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। तो जितना वो लोग बेचारे किसान हमारे क्यों गरीब रह जा रहे हैं? क्योंकि जितना वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब का उनको जो अमाउंट है वो नहीं मिल रहा। फिर इससे क्या होता है, अगर आप एक कम MSP लाएंगे तो अगर कोई किसान किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बेचने जा रहा है, वो यही बोलेगा कि सरकार तो आपको यार 200 रुपये दे रही है, हम तो फिर 300 दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको वहां पे भी अपनी लागत नहीं मिलेगी एक्चुअल, तो इसलिए वो डिमांड करते हैं कि लीगल गारंटी मिले हमें MSP की अपनी फसलों के लिए। डेट वेवर, डेट मतलब कर्ज माफी मिले उनको। कैंसिलेशन ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, और उन सभी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को आपको कैंसिल करना है जिससे कि हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर असर पड़ेगा। एंड a minimum pension of ₹5,000 for farmers and agriculture laborers, और कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाए किसानों को और जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लेबरर्स हैं उनको। Some of these demands were raised during their earlier protest in 2021-22। बोल रहे हैं इनमें से कुछ डिमांड्स जो हैं वो इनका जो पिछला प्रोटेस्ट था 2021-22 के दौरान, उस दौरान पे रेस की गई थी, उठाई गई थी। विच वॉज कॉल्ड ऑफ, जिसको कि बंद कर दिया गया था। आफ्टर द BJP लेड सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रू 3 कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज, 3 काले कानून बोला जाता था जिनको, 3 एग्रीकल्चर बेस्ड कानून लाए गए थे जिनको बाद में कांग्रेस ने और बहुत सारी पार्टीज ने और किसानों ने काले कानून का नाम दिया कि ये 3 काले कानून है, ठीक है। तो 2021-22 के दौरान में उन कानूनों के अगेंस्ट में जो ये प्रोटेस्ट था वो देखा गया था, जो कि बाद में रद्द कर दिया गया था जब बीजेपी द्वारा शासित केंद्र सरकार ने उन तीनों कंट्रोवर्शियल यानी कि कंट्रोवर्सी से जूझ रहे लॉज को वापस ले लिया था। दैट हैड sought to reform the agriculture sector, जिनके तहत ये कहा जा रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक क्रांति आएगी, हरित क्रांति आएगी एक दूसरी तरह की। The protest now is spearheaded by the SKM, non-political। बोल रहे हैं अब इस प्रोटेस्ट की spearheaded मतलब अगुवाई कौन कर रहे हैं? SKM नाम की एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है वो कर रहा है। अ स्प्लिंटर ग्रुप, स्प्लिंटर मतलब टुकड़े में जो ग्रुप है वो है ऑफ द बॉडी दैट हैड लेड द अर्लियर प्रोटेस्ट, यानी कि जो पिछले प्रोटेस्ट में जो ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज करा था उसी का ये एक छोटा टुकड़ा है। SKM जो ग्रुप है वो उसका छोटा टुकड़ा है। The split signifies fissures in the interest groups across Haryana, Punjab, Western UP and Rajasthan। तो अब ये जो टुकड़ा हुआ, ये जो ग्रुप है, संगठन है, वो अलग अलग हिस्सों में बटा, वो दर्शाता है कि फिशर्स मतलब असहमति, मतभेद है। मतभेद किसमें है? जो अलग अलग एरिया के लोग हैं, जैसे हरियाणा के किसानों का अलग कुछ ओपिनियन हो सकता है, पंजाब के किसानों का कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, यूपी के किसानों का अलग और राजस्थान के किसानों का अलग, ठीक है। तो उनके हित जो है, उनके इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है, ये दर्शाता है। There are at least 3 other strands of protest gathering strength। Strands मतलब पहलू बोल रहे हैं, इसके अलावा 3 अलग अलग पहलू हैं इस प्रोटेस्ट के जो कि और ज्यादा मजबूती पकड़ रहे हैं। फार्मर्स इन वेस्टर्न यूपी अफेक्टेड बाय द जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एंड यमुना एक्सप्रेसवे आर अप इन आर्म्स। अब देखो, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गुस्से में हैं। अप इन आर्म्स मतलब गुस्से में होना, वो गुस्से में है क्योंकि वहां के किसानों के लिए की जो जगह है वो जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और यमुना एक्सप्रेसवे के लिए ले ली जा रही है।
इन हरियाणा सोनीपत, वहीं हरियाणा के सोनीपत की अगर बात करें, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग लैंड एक्विजिशन फॉर पावर केबल्स, किसानों की जमीन जो है पावर केबल्स बिछाने के लिए ली जा रही है और उसके विद्रोह में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। The original SKM and several trade unions have called for a national rural and industrial strike on February 16, जो कि कल है, ठीक है। जब मतलब आज सुबह जब आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तब देश भर में बंद का आह्वान किया गया है। तो जो ओरिजिनल SKM ग्रुप था और कुछ और ट्रेड यूनियंस ने मिलकर देश भर में बंद का आह्वान किया है, नेशनल रूरल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक मांगी है February 16 को, with overlapping and additional demands that include the repeal of 4 labor codes, जिसमें कुछ ओवरलैपिंग्स हैं, कुछ एडिशनल डिमांड्स की जा रही हैं। किसकी डिमांड्स की जा रही हैं कि 4 लेबर कोड्स जो हैं उनको रिपील किया जाए, ठीक है, इस बारे में डिमांड्स की जा रही हैं। The government has opened talks with the Punjab farmers. सरकार ने पंजाब के किसानों के साथ में तो बातचीत शुरू कर दी है, बट अ लीगल गारंटी ऑफ MSP appears unlikely. लेकिन ये बात पे सहमति बन पाना कि हम लीगल गारंटी देंगे MSP पे, ये लगता है कि हो नहीं पाएगा, ठीक है, अनलाइकली यानी कि असंभावित है। The police in Haryana and Delhi have stopped the farmers more than 200 kilometers away from Delhi. बोल रहे हैं जो हरियाणा और दिल्ली की पुलिस है उन्होंने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर दूर ही रोक दिया है, as they are resolute that the farmers will not be allowed near the border of the national capital where they had laid siege in 2021-22. बोल रहे हैं क्योंकि वो एकदम संकल्पबद्ध लग रहे हैं कि उनका ये मानना है कि उन्हें संकल्प कर लिया है कि हम इनको नेशनल कैपिटल के बॉर्डर्स के अंदर में नहीं आने देंगे और हम इनको वहीं रोक देंगे जहां पे 2021-22 के दौरान में इन्होंने अपना लेड सीज मतलब जहां पे डेरा डाला था। The MSP-based procurement by the FCI has been the bedrock of food security. अब MSP के ऊपर निर्धारित की जाने वाली procurement मतलब हासिल करना, खरीदना, FCI द्वारा जो फसल खरीदी जाती है MSP बेस पर, हैज बीन अ बेडरॉक, वो आधार रहा है किस चीज का, फूड सिक्योरिटी का। उसी के बेसिस पे हम लोगों को, आम जनमानस को जो है सस्ता राशन, जिसकी सरकार कह रही है कि 80 करोड़ देशवासियों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, वो इसी के तहत दिया जा रहा है। वरना सरकार क्या कहीं खेती में उगाती थोड़ी है, सरकार थोड़ी खेती बाड़ी करने जाती है। लेकिन वो कैसे होता है कि किसानों से MSP पे वो फसल ली जाती है। अब MSP पे ली जा रही है तभी आपको मुफ्त में दी जा रही है, ठीक है। अब MSP जो है ये कम है जो उनको मिल रहा है किसानों को, उनकी लागत नहीं पूरी कर पाता। वो बेसिकली उनका ये है कि भाई उनको फसल की कुछ कीमत मिल रही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब है, ठीक है। लेकिन जो उनकी लागत लगी है वो उनको नहीं मिल रही पूरी, ठीक है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, बट द केस फॉर इट्स रिफॉर्म इज स्ट्रांग। लेकिन इसको रिफॉर्म करने का, रिफॉर्म मतलब इसमें परिवर्तन लाने का, बदलाव लाने का जो केस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। Surplus producers of grain have benefited from the MSP scheme. जो इन गेहूं उत्पादन या जो भी फसल है उसके उत्पादक जो हैं जिनके पास सरप्लस में आती है फसलें, वो उनको तो MSP स्कीम से काफी फायदा हो रहा है, बट स्कीम बाईपासेस सब्सिस्टेंस फार्मर। लेकिन वो किसान जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कंज्यूम करता है, ग्रो करता है, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा। इन पुअर रीजन्स, गरीब इलाकों में उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा। This uneven geographical spread of procurement has also led to unsustainable farm practices in some areas. और बोल रहे हैं ये जो geographical unevenness है कि भाई महाराष्ट्र के किसानों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, वहां के किसानों को ज्यादा बेहतर फसल के दाम मिल रहे हैं, वहीं अगर बात करें उत्तराखंड के तो वहां के किसानों को इतने फायदे नहीं मिल रहे। तो बोल रहे हैं ये जो अनइवननेस है जो जोग्राफिकल स्प्रेड की वजह से प्रोक्योरमेंट के लिए, इसकी वजह से कई सारे इलाकों में अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस बढ़ी हैं। While
फार्मर्स इन अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री आर ऑलवेज ऑन द एज ऑफ पेन्यूरी। बोल रहे हैं वहीं दूसरे कुछ इलाकों के जो किसान हैं वो हमेशा दरिद्रता के कगार पर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि देश के कुछ ही हिस्सों के किसानों को अगर फायदा मिल रहा है, जोग्राफिकली जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं उनके आधार पे एमएसपी का फायदा कुछ ही हिस्सों के किसान उठा रहे हैं, तो बाकी मतलब गरीब ही हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमेशा दरिद्रता गरीबी की कगार पे खड़े रहते हैं। All this calls for a revamping of public support for farming। अब ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें आवाहन कर रही हैं कि हमें रिवैम्प यानी कि सुधार लाने की जरूरत है। किसमें? पब्लिक सपोर्ट के लिए। किसके लिए? फार्मर्स के लिए पब्लिक सपोर्ट में सुधार लाने की जरूरत है। Which is essential for reasons that include national food security। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एमएसपी के बेसिस पर, यही किसानों से जो फसल खरीदी जा रही है उसके बेसिस पर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी का कानून, मोदी की गारंटी दे पा रहे हैं। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बेटर थ्रू वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशन। अब इसको हासिल करने का एकमात्र तरीका क्या है कि आप विस्तार से सभी लोगों को शामिल करके पॉलिटिकल कंसल्टेशन करें, यानी कि विचार विमर्श करें, सुझाव लें, सुझाव दें। ठीक है, एंड बाय एनकरेजिंग द बेनिफिशरीज ऑफ द करंट सिस्टम टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और करंट सिस्टम जो अभी का एमएसपी वाला सिस्टम है उसके जो बेनिफिशरीज हैं यानी कि लाभ कर है, जिनको लाभ मिल रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जाए, यानी कि और चीजों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। The political undertones of the protest on the eve of Lok Sabha election also cannot be overlooked। लेकिन वहीं साथ ही साथ जो एक पॉलिटिकल फीलिंग आ रही है, पॉलिटिकल हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ पॉलिटिक्स से चल रहा है। किस चीज का? ऑफ द प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट का, वो भी लोकसभा इलेक्शन से ईव मतलब उससे एक दिन पहले। अब एक दिन पहले तो नहीं हुआ इलेक्शन, लेकिन कुछ समय, उससे जस्ट कुछ समय पहले ये जो प्रोटेस्ट है दोबारा शुरुआत किया गया। इसके पॉलिटिकल अंडरटोन्स, पॉलिटिकल मंशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि किसान भी इस बात को समझ गए हों कि सरकार जो है वो केवल वोटों के नाम से डरती है, तो वोट से पहले ही, जब इलेक्शन होना है उससे पहले ही उनको डरा सकते हैं हम, उससे पहले ही हम उनको इस कदर समझा सकते हैं अपनी बात कि भाई हमें ये चीज की जरूरत है, आपको वोट की जरूरत है, आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, हो सकता है एक पॉलिटिकल एजेंडा हो इसमें। ठीक है, द फार्म सेक्टर नीड्स अ न्यू मॉडल ऑफ पब्लिक सपोर्ट। बोल रहे हैं जो किसान हैं उनको एक नया मॉडल चाहिए पब्लिक सपोर्ट का। इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू मर्सी ऑफ द मार्केट। इसको केवल हम मार्केट के भरोसे, मार्केट की दया करम के ऊपर नहीं छोड़ सकते। द गवर्नमेंट शुड लीड द एफर्ट्स टू क्रिएट अ नेशनल कंसेंसस ऑन दिस क्वेश्चन। तो सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे देश भर से कंसेंसस यानी कि सहमति बन सके इस सवाल के ऊपर। तो ये था हमारा आज का पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द लाइन दिस कैन बी अचीव्ड बेटर थ्रू वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशन। यहाँ पे कुछ हासिल करने की बात कर रही है कि इसको हम और ज्यादा बेहतर तभी हासिल कर पाएंगे अगर हम देश भर से क्या करें, कंसेंसस बना पाए, कंसल्टेशन करें, पॉलिटिकल कंसल्टेशन करें, और जो भी इसके लाभदाता है, लाभ प्राप्त करने वाले हैं, उनको भी हम समझाएं कि भाई आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन को। तो ये क्या बता रहा है? एक पॉजिटिव स्टेप बता रहा है, राइट? क्योंकि बातचीत करना इज सबसे पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अगर दंगे फसाद पे आएंगे, आंदोलन पे आएंगे, तो वो कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, उसमें ईगो सबकी सामने आ जाएगी और सब अपनी अगर ईगो पे बात ले जाएं तो हल नहीं निकलेगा समस्या का। फिर तो यही कि मैं बड़ा तू छोटा, तू बड़ा मैं छोटा, ये वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग पॉलिसीज, की किसानों के जो फार्मिंग पॉलिसीज हैं उनका इकोनॉमिकली क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करी है। द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट, किसानों के आंदोलन का पॉलिटिकल मंशा, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, हमने उसके बारे में भी चर्चा नहीं करी है।
द नीड टू रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल सपोर्ट सिस्टम्स, बिल्कुल सही है कि हमें एग्रीकल्चर के सपोर्ट सिस्टम में परिवर्तन लाने की, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the primary demand of the farmers protesting along the border with हरियाणा? बोल रहे हैं कि जो किसान हरियाणा के बॉर्डर के पास में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मुख्य डिमांड क्या है? वो एक लीगल गारंटी चाहते हैं एमएसपी के ऊपर, ठीक है, उनकी फसलों की एमएसपी के ऊपर उनको लीगल गारंटी मिले, बस उनका इतना सब। डिमांड्स और भी है लेकिन मुख्य डिमांड ये है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लॉज, कि नए एग्रीकल्चरल लॉज लाए जाए, तो उनके हटाने के लिए ही 2020-21 के दौरान में जो है आंदोलन हुआ था, तो ये इनकरेक्ट है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइस की डिमांड क्यों करेंगे बढ़ाने की किसान, है ना, तो वो नहीं कर रहे। लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर क्रॉप्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, all of the following are true about the minimum support price scheme except that, बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी स्कीम के तहत निम्नलिखित सारी बातें सही हैं केवल एक को छोड़ के। इट हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। अगर एमएसपी पे आप इतने कम दामों पे किसानों से फसल नहीं खरीदेंगे तो आप फूड सिक्योरिटी कैसे देंगे, बताइए, दे पाएंगे? अगर मैं 15 रुपए किलो किसान से नहीं लूंगी फसल, तो मैं मुफ्त में अपने देशवासियों को फसल कैसे दूंगी? अगर मैं किसानों से उसी दाम पे फसल लूंगी जो उनकी लागत आती है और उसके बाद में उनको प्रॉफिट देके, जैसा कि सुब्रमण्यम कमीशन द्वारा रेकमेंड किया गया है, तो अगर हम उस बेसिस पे चलने लगे तो सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और ये जो गारंटीज दी जा रही है ना कि इसकी गारंटी उसकी गारंटी, वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट यूनिफॉर्मली बेनिफिट्स ऑल फार्मर्स अक्रॉस कंट्री, बिल्कुल गलत है। रीजनल बोला ना, रीजनल यहाँ पे बायसनेस आ जाती है, रीजनल कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती रीजन्स के बेसिस पर, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इट हैज लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इन सम रीजन्स, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ इलाकों में सरप्लस प्रोडक्शन होती है। इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन सर्टेन एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Based on the passage, we can infer that author would be most supportive of, कि इनमें से कौन से पॉइंट के लिए ऑथर जो है वो सपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहला है अबॉलिशिंग द एमएसपी स्कीम ऑल टुगेदर, तो जो ये राइटर है उन्होंने क्या बोला कि भाई केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके समस्या का हल निकालना चाहिए, राइट। जब वो बातचीत करने की बात करें तो वो जाहिर तौर पे ये बताना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो गलत तरीके, गलत हथकंडे अपना रही है इस मसले को सुलझाने के लिए, राइट, यानी कि वो एमएसपी के सपोर्ट में है, तो उसको एबॉलिश करने के सपोर्ट में नहीं है। एबॉलिश मतलब रद्द करने के। मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू रिगार्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर फार्मिंग, कि जो पहले का स्टेटस था, जो पहले की स्थिति थी उसको वैसे ही बनाया रखा जाए, पब्लिक सपोर्ट के मामले में उसको वैसा ही बनाया रखा जाए, तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं चाहते वो, उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। रिफॉर्मिंग द एमएसपी स्कीम टू एड्रेस इट्स करंट शॉर्टकमिंग्स, बिल्कुल करेक्ट है कि वो एमएसपी स्कीम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, जो उसके करंट स्कीम में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, जो हम बोलते हैं ना कि अंततः वो मान ही गया, इवेंचुअली ही केम टू द पार्टी, ही अग्रीड टू कम टू द पार्टी, ठीक है, तो मतलब अंततः वो मान गया। हाँ, पहले वो मना कर रहा था, पहले वो डिसअग्री था, लेकिन अंत में वो मान गया, राइट। इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में। प्राइमरली अगेन मतलब मुख्य रूप से, जो बेसिक उसका पॉइंट होता है उससे। ओरिजिनली मतलब अगेन शुरुआती तौर पे, यानी कि जो आपने जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी उस टाइम पे जो आपका इनिशियल या ओरिजिनल ओपिनियन था उसकी बात करें। हो सकता है बाद में कॉन्वर्सेशन कहीं की कहीं पहुंच के आपका ओपिनियन बदल जाए, बट ओरिजिनली आपका ओपिनियन क्या था वो होता है, यानी कि फर्स्ट आपका ओपिनियन, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब अंततः, ठीक है, फाइनली। सो ऑप्शन डी अल्टीमेटली इज करेक्ट। अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, अब हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वहां पे मछलियों के लिए जो टैंक होता है उसको क्या बोला जाता है, बताओ, जिसमें मछलियां होती हैं, ऐसे बुलबुले भी उठ रहे होते हैं, ग्रीन कलर का होता है और कुछ पौधे भी होते हैं, तो उसको बोला जाता है
एक्वेरियम, क्या बोला जाता है? एक्वेरियम, ठीक है। एक्वा, एक्वा मतलब पानी, एक्वा से मिलके बनता है एक्वेरियम। रिजर्वोयर, रिजर्वोयर एक ऐसी चीज होती है जहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, यानी कि जलाशय, ठीक है। एवियरी, एविएशन, एविएशन मतलब उड़ने से संबंधित, एवियरी मतलब पक्षियों का जो शाला होती है, पक्षियों का जो घर होता है जहां पे बहुत सारे पक्षी एक साथ रखते हैं, उनको बोलते हैं एवियरी। एक्वेरियम मछली पालन की जगह, और म्यूजियम, म्यूजियम मतलब जहां पे आप सारी आर्ट फॉर्म्स को कलेक्ट करते हैं वो होता है म्यूजियम। ऑप्शन सी एक्वेरियम इज करेक्ट। एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज टू वर्शिप, आप जो प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा जिसको आप पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? आइडल। गॉड, लॉर्ड शिव्स आइडल मतलब उनकी मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है जिसकी हम वर्शिपिंग करते हैं। मॉडल, मॉडल मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का। जैसे मॉडल, एक बिल्डिंग का मॉडल बनाना है तो वो आप क्या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके कैसे भी करके वो बिल्डिंग का नक्शा पूरा बनाएंगे, ठीक है, वो हो गया मॉडल। आइडल, आइडल मतलब भगवान की प्रतिमा जिसकी हम पूजा करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइकन, आइकन मतलब चिन्ह, प्रतीक। टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर। सो ऑप्शन बी आइडल इज करेक्ट। फाइनली, अंततः, अब आपको पता है फाइनली यानी कि अंततः अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने शुरुआत में वो थोड़ी बोल देना कि अंततः वो मान ही गया। आप पहले बताओगे ना कहानी, फिर उसमें अंततः आएगा। सो फाइनली जो है ये ए जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो ए दिया भी नहीं है। फाइनली इट कैन बी टर्म्ड एज द चैनल फॉर ऑल ट्रेड, अंततः हम इसको क्या बोल सकते हैं? चैनल फॉर ऑल ट्रेड, यानी कि सभी ट्रेड्स के लिए यही एक मुख्य रास्ता है, यही एक मुख्य पाथ है, हम ये कह सकते हैं। एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, और क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ ऑल आइडियाज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वो है आइडियाज, इसका जो आइडिया है वो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इट वर्ड जो है ये भी बताता है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट आप किसको रेफर कर रहे हो? इट एक प्रोनाउन है, आप किसी चीज को नाम लिया होगा उसके बाद ही आप उसको इट करके रेफर कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे भी इट आ रहा है, यहाँ पे भी इट आ रहा है, तो यानी कि ए बी सी कोई भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डी, तो हमारा सी और बी हट जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी रह जाएंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि ये बेसिक जो है बेस प्रोवाइड करता है सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उसका आधार क्या बनेगा? जिस चीज की हम ये बात करें ना, ये वो इसका आधार बनेगा। It is the road which determines the site of many cities and the growth and nourishment for of all. ये ऐसा रास्ता है जो बहुत सारी सिटीज का दृश्य जो है वो डिटरमाइन करता है कि आगे इनका भविष्य क्या होगा। ये डिटरमाइन करता है उनकी ग्रोथ कैसी होगी, वहां पे किस प्रकार का नरिशमेंट पहुंचेगा, इसको वो डिटरमाइन करता है। The road is one of the great fundamental institutions of mankind. बोल रहे हैं कि रास्ता जो है, सड़कें जो हैं, रोड्स जो हैं, वो सबसे बड़े मूलभूत ढांचे हैं मैनकाइंड के लिए, इंसानी नस्ल के लिए, ठीक है। डी हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब क्यों है ये मूलभूत ढांचे? क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी शहर की दशा क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसी होगी। सी हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि ये ऑल्सो मतलब साथ ही, इसके अलावा, है ना। तो ऑल्सो यानी कि सी के बाद में होगा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हो गया थर्ड। और फाइनल पॉइंट हो गया फाइनली इट कैन बी टर्म्ड एज चैनल फॉर ऑल ट्रेड, 4। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? डी सी बी ए, डी सी बी ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एथेंस वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल स्टेट्स, सिटी स्टेट्स। अ मोस्ट ल्यूमिनस नहीं होगा, द मोस्ट ल्यूमिनस होगा। क्यों? क्योंकि अ है तो एक सिंगुलर ही, लेकिन बहुत सारे में से एक पर्टिकुलर सुपरलेटिव डिग्री का हमें इस्तेमाल करना है कि ये सबसे ऊपर है, सर्वोत्तम है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? द मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। तो ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ अ मोस्ट, ऑप्शन डी में एरर है, द मोस्ट ल्यूमिनस। ओके,
दे कैच व्हेल शार्क्स कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। दे कैच, ये लोग पकड़ते हैं व्हेल शार्क्स को कमर्शियली, कमर्शियली मतलब बेचने के पर्पस से दुनिया के कुछ इलाकों में। ठीक है, तो शार्क्स क्या है हमारा, व्हेल शार्क्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, कैच करना क्या है हमारा वर्ब है, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट पहले आएगा पैसिव वॉइस में, व्हेल शार्क्स कैच पकड़ते हैं। ठीक है, तो व्हेल शार्क्स आर कॉट, क्योंकि शार्क्स मल्टीपल है तो प्लूरल आ जाएगा, आर कॉट कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो द व्हेल शार्क्स वर कॉट कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द, वर नहीं आएगा, पास की घटना नहीं, अभी भी करते हैं। व्हेल शार्क्स आर बीइंग कॉट, पकड़ी जा रही हैं, पकड़ी जाती हैं, जेनरिक स्टेटमेंट है। व्हेल शार्क्स हैव बीन कॉट, व्हेल शार्क्स आर कॉट कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय प्रवीण, कि प्रवीण जो है वो एक कार्टून फिल्म उसके द्वारा देखी जा रही है। तो प्रवीण क्या है हमारा, बाय में जो आता है वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बीइंग वॉच्ड, इज बीइंग वॉच्ड, ये क्या हमारा वर्ब है, इससे पता चल रहा है हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में, बीइंग किस में आएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अ कार्टून फिल्म, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म। ठीक है, प्रवीण वुड लाइक टू वॉच, देखना चाहेगा नहीं, हैड बीन वॉचिंग, देख रहा था और अभी है नहीं, उस टाइम पे देख रहा था नहीं। इज वॉच्ड, इसके साथ में वॉच्ड ईडी नहीं आता, इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी सेड टू हर विल यू रेडी माई सूट टुमारो, कि उसने उससे कहा, टेलर से कहा होगा कि क्या तुम कल तक मेरा सूट रेडी कर दोगे। तो शी आस्क्ड हर इफ, विल की बजाय क्या आ जाएगा, वुड, इफ शी वुड रेडी हर, माई की बजाय क्या आ जाएगा हर, सूट टुमारो की बजाय क्या आएगा नेक्स्ट डे। शी आस्क्ड हर इफ शी वुड रेडी हर सूट टुमारो, टुमारो नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आएगा। शी आस्क्ड हर इफ शी वुड रेडी हर सूट द नेक्स्ट डे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। We ordered a pizza which are one of my favorite foods. फूड्स बेशक प्लूरल में है लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, पिज्जा, कि हमने पिज्जा ऑर्डर करा जो कि मेरा फेवरेट फूड है। तो विच आर की बजाय क्या होगा, क्योंकि पिज्जा एक है तो विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। ओके, विच आर की बजाय क्या आएगा, विच इज। क्यों आएगा इज, क्योंकि पिज्जा सिंगुलर है। ओके, so option A is correct. We thought there was a good idea to wear snow boots before we stepped out. हमने सोचा कि वहां पे अच्छा आइडिया होगा हम स्नो बूट्स पहन के बाहर निकले तो वहां पे अच्छा आइडिया होता है, या ये अच्छा विचार है कि हम स्नो बूट्स पहन के बाहर निकलें। ठीक है, तो इट इज अ गुड आइडिया या इट वॉज, क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो वी थॉट है तो इट वॉज a good idea. We thought before we stepped out to wear snow boots. There was की बजाय क्या आएगा, it was a good idea. Option D is correct. Incorrectly spelled word हमें बताना है। deceive मतलब धोखा देना, leisure मतलब कि कुछ luxury, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें आप कुछ अपना मन पसंद करना चाहते हैं, जो आपको सुकून दे। बिलीव मतलब जिसमें आप विश्वास रखते हैं। ठीक है, और वेलफेयर मतलब जो खुशहाली, स्वास्थ्य होता है उसको। तो यहाँ पे वेलफेयर की स्पेलिंग WELFARE ना कि WELL। ऑप्शन डी के स्पेलिंग गलत है, वेलफेयर इज द करेक्ट आंसर। ट्रेंडी का हमें सिनोनिम बताना है। ट्रेंडी मतलब जो भी प्रचलन में है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, कॉमन मतलब जो साधारण सा, आम सा है, सब लोग जानते हैं उसको, सामान्य है। फॉरेन मतलब विदेशी। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध। सो ऑप्शन सी पॉपुलर इज करेक्ट। फेमिलियर मतलब जिसको हम जानते हैं। None of the boys was willing to admit that he was in the wrong. कि उनमें से कोई भी लड़का ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत है, उसने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, पूरा करेक्ट है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या होता है कि कोई परेशानी जब उग रही है, बड क्या होता है, जो छोटी सी कली होती है, राइट, छोटी सी कली जब वो उग रही है तभी उसको निप कर दो, यानी कि काट दो। जब वो समस्या शुरुआती दौर में अपना सर उछालने की कोशिश कर रही है तभी उसको कुचल दो। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, शुरुआत में ही खत्म कर देना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। You are welcome to partake this light refreshment. You are welcome to partake. जब आप कुछ खाने पीने की चीज ऑफर कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो partake of, partake के बाद में of का इस्तेमाल होता है, ठीक है। No improvement required to partake of this light refreshment. आपका स्वागत है कि आप इस हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट को खाएं, ठीक है, इसके लिए आपका स्वागत है। सो ऑप्शन बी टू partake of is correct. There is always something so fascinating about trains and journeys. बोल रहे हैं जो ट्रेन्स हैं और जो हमारी यात्रा है, ट्रेन से जुड़ी हुई यात्रा, उसके बारे में कुछ ना कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग सा होता है, ठीक है, रोमांचित करने वाला होता है। There dash certain symbols and signages inside the एंड आउटसाइड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन के अंदर और बाहर बहुत सारे सिंबल्स, कुछ साइंस ऐसे हमेशा देखने मिलते हैं। द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट बी नोन टू एवरीवन, और उनमें से ज्यादातर के मतलब हमें पता भी नहीं होंगे। डैश यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और नॉट, चाहे आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो या ना हो। यू मे हैव dash the letter X or a cross mark on the back of the last dash of the train. अब आगे पैसेज इनकम्प्लीट है। आप बच्चे मुझे बताएंगे कि ट्रेन के पीछे जो X का सिंबल लगा होता है, ट्रेन के डब्बे के पीछे X का सिंबल लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ढूंढो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि X का सिंबल क्या होता है। बोल रहे हैं कि चाहे आप ट्रेन पे सफर करते हो अक्सर या ना करते हो, आपने हमेशा अक्सर ट्रेन की बोगी के पीछे एक एक्स लेटर या क्रॉस का मार्क देखा होगा व्हाइट कलर का। तो लास्ट बैक ऑफ द लास्ट डैश ऑफ द ट्रेन, लास्ट बोगी हो सकता है, लास्ट कंपार्टमेंट हो सकता है, कुछ भी, जो भी यहाँ पे इसको रेफर किया गया है। ओके, देयर डैश सर्टेन सिंबल्स एंड सिनेजेस। तो देयर वर पास्ट की बात नहीं है, अभी भी होते हैं ना। तो देयर आर सर्टेन सिंबल्स एंड सिनेजेस इनसाइड आउटसाइड ऑफ द ट्रेन। द डैश ऑफ द मोस्ट ऑफ देम द सेंसेस चार्जेस वर्थ या मीनिंग्स। तो हमें उनके मतलब नहीं पता होंगे, अर्थ नहीं पता होंगे, वो साइन का क्या मतलब है, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें नहीं पता होगा। सो द मीनिंग्स ऑफ मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर के मीनिंग सब हर किसी को नहीं पता होंगे। डैश यू आर वेदर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चाहे आप जाने वाले हो, चाहे आप अक्सर ट्रैवल करते हो, चाहे नहीं करते हो। तो वेदर यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और नॉट आ रहा है ना, तो और नॉट मतलब वेदर और नॉट, दो ऑप्शन वाली स्थिति है, चाहे करते हो चाहे ना करते हो। सो ऑप्शन ए वेदर इज करेक्ट। यू मे हैव डैश, यू मे हैव डिस्टिंग्विश मतलब विभिन्न कर पाना, भिन्नता बता पाना, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। नोटिस्ड मतलब कुछ ऑब्जर्व करना। नोन मतलब जानना। तो यहाँ पे यू मे हैव नोटिस्ड, आपने हमेशा अक्सर ऑब्जर्व करा होगा, एक लेटर एक्स लिखा होता है। और अ क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट बूथ बस रेल, लास्ट कोच, अक्सर लास्ट कोच में होता है, जो वो डब्बा होता है ना, उसको बोला जाता है कोच। सो ऑप्शन बी कोच इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।